हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के आपका दूसरा पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। कल हमने जो है 25 तक जो है क्या, आज हम 26 क्वेश्चन नंबर 26 से जो है शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पहला क्वेश्चन नंबर 26 है कि एड्रियानोपुल की संधि जो है किस वर्ष हुई थी। एड्रियानोपुल है, उसकी संधि जो है किस वर्ष हुई थी? 1829 में, 1829। इसका आंसर क्या होगा? 1829। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में जो है हुई थी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा 26 नंबर सवाल, 26 नहीं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि किस वर्ष जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था? 1832। इसका आंसर होगा 1832। उसके बाद है 28 नंबर सवाल, हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। देखिए हंगरी, हंगरी मतलब होता है भूख, भूख मतलब बूढ़ा, पेस्ट करेंगे तो इससे आपको याद रहेगा कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। उसके बाद है 29 नंबर सवाल, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने जो है किस क्लब की स्थापना की थी? इसका नाम होगा जैकोबिन क्लब। किसका था? जैकोबिन क्लब। भारत के किस शासक ने जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिसे हम शेरे मैसूर कहा जाता है, जिसकी मृत्यु जो है 1799 में जो अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान जो है हो चुका था। इनके पिता के नाम था हैदर अली, जिन्होंने मैसूर राज्य की क्या की थी? स्थापना। उसके बाद 30 नंबर सवाल है, किसने श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का नामक जो है वृक्ष लगाया? तो इसका भी आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम, जो वर्तमान कर्नाटक में, वहाँ जो है उन्होंने स्वतंत्रता नामक जो है क्या लगाया था? वृक्ष लगाया था। उसके बाद है हमारा 31 नंबर सवाल, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा, पहले हम कल पढ़े थे, यूरोप। चैप्टर का ही नाम है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इटली और जर्मनी कहाँ आता है? साथ ही फ्रांस भी किस महादेश में आता है? यूरोप में। जैसे भारत किस महादेश में? तो एशिया में, उसी तरह से इटली यूरोप और ये सब फ्रांस कहाँ आते हैं? यूरोप में। उसके बाद है 32 नंबर सवाल, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा जो है किया गया था? इसका आंसर होगा बुर्बो राजवंश। किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश की स्थापना जो है फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया। उसके बाद है 33 नंबर सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम कल ही बताए थे 1820 में जो है एक वहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने जो है एक संस्था का जो है गुप्त दल का जो है गठन किया था, जिसका नाम था कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किससे? हमने पढ़ा कि 33वां सवाल कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आपको क्या बताना है? कार्बोनरी से। कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। उसके बाद 34वां हम इसे फटाफट रिविजन करेंगे, ना कि इसके बारे में उतना डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हम रिविजन क्लास के रूप में इसको लेके आए। उसके बाद 34वां सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसको बताना ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया था, जिसकी राजधानी वियना। हम बार बार बोल रहे हैं कि वियना ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजधानी थी। तो ऑस्ट्रिया जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के क्या था? विरुद्ध था। क्या था? विरुद्ध। उसके बाद जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन। अगर पूछा जाए कि जर्मन रायन राज्य का निर्माण, रायन संघ, या ऐसे पूछ दिया जाए कि रायन संघ का निर्माण जो है किसने किया था, तो आपको क्या बताना है? नेपोलियन ने किया। उसके बाद है 36 नंबर सवाल, यूरोप वासियों के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? मतलब किस देश का साहित्य एवं जो ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, उनमें उत्साह जगाने का जो है प्रयास कर रहा था, तो वो था यूनान। कहाँ का था? यूनान। यूनान का, यूनान देश। उसके बाद 37वां नंबर, किस महायुद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो सेडान का युद्ध। किसके युद्ध में? सेडान, जो 1870 में। सेडोवा का युद्ध 1866 और सेडान का युद्ध 1870 में जो हुआ था, उस युद्ध ने जो है एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद 38 नंबर सवाल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद किसे बवेरिया का शासक के रूप में वहां का राजा जो है घोषित है? ओटो को। ओटो, जो ओटोमन साम्राज्य का ओटो राजा था, उसको जो है वहां का क्या कर दिया गया? शासक घोषित। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद किसे बवेरिया का शासक के रूप में वहां का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को जो है वहां का राजा घोषित किया। उसके बाद 39 नंबर से मेजनी का संबंध है। तो मेजनी का संबंध मतलब पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किस देश से है? तो इटली से। मेजनी का संबंध किस देश से है? इटली से। मेजनी का संबंध किस देश से? इटली से है। चलिए अब हम अगले 40वें नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 40वां नंबर सवाल है कि हीगेल एक क्या था? तो पूछा जाता है, हीगेल के बारे में पूछा जाता है, हीगेल एक दार्शनिक था, राजनीतिक था, या कूटनीतिज्ञ था, या क्या था? चांसलर था, क्या था? तो हमें क्या बताना है कि हीगेल जो है एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक, जो दूर की सोचता है, जो दूर की बातों को दूर की सोचता है, मतलब आज से कई हजारों साल भी, 1 साल पहले या 2 साल पहले का सोचता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक। क्या कहा जाता है? दार्शनिक। उसके बाद 31वां नंबर, विक्टर एमनुअल
एमनुअल क्या था? विक्टर एमनुअल जो है क्या था? तो हम पहले ही बता चुके विक्टर एमनुअल जो है एक राजनीतिज्ञ था। विक्टर एमनुअल एक क्या था? राजनीति। उसके बाद कोसूद कौन था? कोसूद, जैसे हिगेल ये व्यक्ति का नाम है, विक्टर एमनुअल, कोसूद, हिगेल ये सब व्यक्तियों के नाम। ये पूछे इनकी मतलब इनकी भूमिका क्या थी, उसी तरह से पूछा जाता है कि कोसूद क्या था? तो कोसूद जो है एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसूद कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। उसके बाद जो है हिगेल क्या था? एक दार्शनिक। हिगेल एक क्या था? दार्शनिक। उसके बाद 43 नंबर सवाल है। 43 पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1800। तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863। पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1863 ईस्वी। उसके बाद 44 नंबर सवाल, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली कितने राज्यों में विभक्त था? इसका आंसर होगा 13। लगभग जो है जर्मनी जो है लगभग छोटे बड़े 300 राज्यों में विभक्त था, लेकिन इटली कितने राज्यों में विभक्त था? मात्र 13 राज्यों में ही क्या था? विभक्त था, जिसमें काउंट काबूर ने जो है रोम को छोड़कर सारे इटली का एकीकरण कर दिया। बाद में इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। उसके बाद इटली के एकीकरण का जनक है तो मेजनी को, जोसेफ मेजनी, इनका पूरा नाम है जोसेफ मेजनी को जो इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। जनक मतलब जन्म, किसने जो इटली के एकीकरण का जो है जनक कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। उसके बाद 40 नंबर सवाल, मेजनी का जन्म, भले मेजनी इटली का था लेकिन उनका मेजनी का जो जन्म है स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा। क्या है? जेनेवा। तो वहाँ उनका क्या हुआ था? जन्म। तो मेजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में। भले वो इटली का संबंध था, इटली का नागरिक था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा। क्या बताना है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। क्या है? जेनेवा। उसके बाद 47 नंबर सवाल, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो अभी हम आगे ही पढ़े कि ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक। उसके बाद किसने इटली की समस्या को जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो याद कीजिए काउंट काबूर ने। जिसमें इसने ऑस्ट्रिया को क्या था खड़ाया था? जिम्मेदार था। तो काउंट काबूर ने जो है इटली की समस्या को क्या बना दिया था? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को जो है क्या बना दिया था? अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व स्तर पर जो उन्होंने उसको फैला दिया था। वो सिर्फ अभी जो है सिर्फ इटली के लोग ही जान रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बैठक और आंदोलन में जो है जो बैठक किया गया था, उस बैठक के आयोजन में जो है उन्होंने इटली की समस्या को जो है क्या बना दिया था? अंतर्राष्ट्रीय समस्या। हिगेल क्या था? दार्शनिक। विक्टर एमनुअल क्या था? राजनीतिक था। कोसूद कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 13 राज्यों में। इटली में एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है, जोसेफ मेजनी। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? संबंध पूछेगा तो इटली से, लेकिन जन्म पूछेगा तो जेनेवा। किसने इटली की समस्या को जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो काउंट काबूर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 49वां। इससे पहले हम 48वें सवाल के अब 49वें सवाल पे आते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो हमने कल ही अपने एक वीडियो में बताया था, गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, जो पेशे से क्या था? नाविक था। उसके बाद है 50 नंबर सवाल, इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, मतलब किसको जो इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? हालांकि जनक कहा जाता है मेजनी को, लेकिन श्रेय जो है 3 व्यक्तियों को है। ये 3 व्यक्ति कौन सा है? तो एक है मेजनी, एक कौन है? मेजनी। दूसरा कौन है? काउंट काबूर, जिसकी मृत्यु 1862 में गया था। और एक है गैरीबाल्डी। इन्हें जो है इटली के एकीकरण का जो है श्रेय दिया जाता है। इन्हीं 3 लोगों का भूमिका है जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद 51, विक्टर एमनुअल कहाँ का शासक था? जो विक्टर एमनुअल है वो कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया का। कहाँ का था? विक्टर एमनुअल जो है सर्डिनिया का शासक था। कहाँ का शासक? विक्टर एमनुअल सर्डिनिया। बिस्मार्क जो है मेटरनिक जो है कहाँ का था? तो वो ऑस्ट्रिया का था, लेकिन विक्टर एमनुअल कहाँ का शासक था? सर्डिनिया का। उसके बाद नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन फ्रांस का था। यदि समाज में क्रांति लाना हो, यह कथन है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे देनी चाहिए। यह किसने कहा था? तो जोसेफ मेजनी का यह कथन है। उन्होंने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो, एकदम क्रांति लाना हो, आंदोलन करना हो, तो उस आंदोलन का जो नेतृत्व है उसे किसको देना चाहिए? नव युवकों के हाथ में देना। मतलब ये नव युवक के क्या थे? समर्थक, जिसने इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो है संस्था बनाया था। यंग इटली और यंग यूरोप। अगर पूछा जाए कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का जो गठन है वो किसने किया था? तो मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप की जो स्थापना है वो किसने किया था?
मेजनी ने जो है किया था। यंग इटली की स्थापना 1831 में, और यंग यूरोप की स्थापना जो है 1832। यंग यूरोप 1832 में, यंग इटली 1831, दोनों किसने किया था? मेजनी ने किया था। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1832 में, यंग यूरोप 1832, यंग इटली 1831, दोनों का संस्थापक मेजनी को। आगे हम वो सवाल नहीं लिखेंगे। उसके बाद 53 नंबर सवाल, इटली की जो एकता का जन्मदाता उसे नेपोलियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपोलियन। अगर आपसे पूछा जाए इटली की एकता का जन्मदाता, जनक कहा जाता है इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को, और एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन। किसने जो इटली को एक करने का प्रयास, मतलब पहली बार जो है प्रयास किया था, तो वो किसने किया था? नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन। और इटली में एकीकरण का जो पहला प्रयास किया था वो किसने किया था? मेजनी ने। जनक क्या होता है? जो किसी चीज को पहले कर दो उसे क्या कहा जाता है? जनक। खोज, आविष्कार जो सबसे पहले कर उसे क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उसके बाद 54 नंबर सवाल, किसने जो है बिस्मार्क अब आते हैं जर्मनी, ये सारे इटली के सवाल थे। उसके बाद उसी में जर्मनी चैप्टर, तो किसने बिस्मार्क को, जो जर्मनी का चांसलर था, बिस्मार्क को जो है बाजीगर कहा था। बाजीगर, तो विलियम प्रथम ने। किसने कहा था? विलियम प्रथम ने इस बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, बाजीगर। उसके बाद 55 नंबर सवाल, बिस्मार्क को सबसे जो है अधिक भाई किससे था? तो फ्रांस से। बिस्मार्क जो है सबसे अधिक, ज्यादा जर्मनी का जो एकीकरण नहीं था, जो जर्मनी लगभग छोटे बड़े 300 राज्यों में विभक्त था, उनका जो कारण मानता था वो किसको मानता था? फ्रांस को। किसको मानता था? फ्रांस को जो है कारण मानता। उसके बाद है 56 नंबर सवाल, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो 1815। बताइए, नेपोलियन 1815 में जो है शासन का उसका अंत हुआ, और इसका जन्म होता है उस समय बिस्मार्क का। जहाँ मेटरनिक का शुरुआत होता है वहाँ बिस्मार्क का क्या होता है? जन्म होता है। तो बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1815 में। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल पे, किसे इटली का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इटली का जो बिस्मार्क है उसे काउंट कावूर को। किसे कहा जाता है? काउंट कावूर को, जो इटली का बिस्मार्क। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी का बिस्मार्क, रियल में तो बिस्मार्क था ही, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का जो है बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो काउंट। जिस तरह से जर्मनी में बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है कार्य किया था, उसी तरह से काउंट कावूर ने जो है इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए जो है काउंट कावूर को क्या कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा? तो भारत का बिस्मार्क क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई क्या है? पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के दिवस पे जो है भारत में एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी जर्मनी में जो है किस धर्म का प्रभाव था? तो प्रोटेस्टेंट। क्या था? प्रोटेस्टेंट धर्म का जो है प्रभाव था। प्रोटेस्टेंट किस धर्म का प्रभाव था? प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या था? प्रभाव था। प्रोटेस्टेंट, इस पूरा नाम है प्रोटेस्टेंट। थोड़ा नाम इनका जो है उसी तरह से रहता है। उसके बाद दक्षिणी जर्मनी में तो कैथोलिक। दक्षिणी जर्मनी में किस धर्म का प्रभाव था? कैथोलिक। जैसे हमारा हिंदू धर्म, उसी तरह से वहाँ धर्म है, एक है प्रोटेस्टेंट और एक क्या था? कैथोलिक। तो उत्तरी जर्मनी में ज्यादातर किस धर्म के लोग थे? प्रोटेस्टेंट के। और दक्षिणी जर्मनी में जो है किस धर्म के ज्यादातर लोग थे? कैथोलिक के। हम बार बार कह रहे हैं कि इटली जो है 13 राज्यों में विभक्त था, और जर्मनी लगभग जो है छोटे बड़े सभी राज्य मिलाकर जो है 300 बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था। कभी कभी लिखने के लिए 2 नंबर सवाल में जो है आता है कि जर्मनी के बारे में जो है लिखे, तो उसमें ये आपको जो है मतलब जर्मनी में जो है आंदोलन होने का क्या कारण था, तो वो कारणों में जो एक कारण हो जाता है कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त। उसके बाद 60 नंबर सवाल कि जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का जो निर्माण का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो सबसे पहले नेपोलियन को। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली की एकता का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। साथ ही जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो वो भी किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। साथ ही इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है मेजनी। क्या बताना है? मेजनी। उसके बाद है ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन जो है जर्मनी में जो है किसने किया था, तो वहाँ के जो विद्यार्थी थे एवं शिक्षक वहाँ के जो छात्र थे और जो टीचर थे, स्टूडेंट और टीचर, उन्होंने जो एक संगठन बनाया था जिसका नाम था ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन। उसके बाद 62 नंबर सवाल, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है, तो वाइमर राज्य का एक जो ये आंदोलन जो है वहाँ के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था।
तो ये इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? जर्मनी में। तो वहाँ पे एक स्थान है वाइमर राज्य, तो वहाँ इसका मुख्य केंद्र था। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकता है कि आपसे कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है उसका संबंध जो है कहाँ से है विश्व राष्ट्रीय आंदोलन का? तो जर्मनी से बताऊँ। उसके बाद है लास्ट नंबर सवाल 33 नंबर सवाल कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख बाधा कौन था? तो फ्रांस। कौन था? फ्रांस। जर्मनी में कौन था प्रमुख बाधा? फ्रांस था। और इटली में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। इटली में कौन था? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। और जर्मनी में कौन था प्रमुख बाधा? तो फ्रांस। ये बाधा आपको क्या करना है? याद रखना। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल थे उसको जो है हमने यहाँ पे लगभग 63 क्वेश्चन ऐसे हमने लिख के बताया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको हमने बोल कर भी जो है बताया। तो लगभग 70 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन जो है इसमें है। और हमने इसको 2 वीडियो में जो है लगभग 20 से 20 मिनट का क्या है वीडियो। इसको आप एक बार नहीं होता है तो 2 बार 3 बार जो है देखिए। तो अगले चैप्टर, अगले क्लास में जो है हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं कौन सा चैप्टर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने मन से जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।